वेलकम टू प्रीलिम्स व्यूअर। हमारी एम लक्ष्मीकांत की कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज का यह हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने रात में भी ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन जब फाइनल अपलोडिंग की बारी आई तो रिव्यू करने जब बैठा तो पता चला कि माइक्रोफोन ही ऑफ था। तो पूरी की पूरी जो मेहनत थी वो पानी में चली गई। सुबह फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने चला गया था, बट लास्ट की 2-3 स्लाइड बची थी, तभी पीसी जो है वो शट डाउन हो चुका था। सो अब ये तीसरी बार है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और थोड़ी तबीयत भी खराब होने की वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ उतनी स्ट्रांग नहीं आएगी। तो पहले से ही मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इसके बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो बिना किसी समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4, जो कि है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने जो साइलेंट फीचर्स है उस चैप्टर को कवर किया था, जो कि हमारा 3rd चैप्टर था इस कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज का। अब ये हमारा 4th चैप्टर है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ये इस प्रकार से हमारा प्रीएम्बल है, जिसमें कि लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल से हमें पावर मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब पावर इमिनेट होती है फ्रॉम द पीपल। और हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमें बताता है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पर हमें 3 प्रकार की जस्टिस दी गई है, मतलब तीनों स्पेयर्स में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देन लिबर्टी है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखिए दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में जाते हो ना, तो अगर हम न्यूमोनिक्स बना लेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना लेंगे, कुछ ट्रिक्स बना लेंगे, तो हमें जल्दी से याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्टिस की बात आ जाए तो सेप यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP सेप, ये एक एक्रोनिम होता है। लिबर्टी का एक्रोनिम है टेब फॉर, TEBF एंड ए, सॉरी, A and W, टेब फॉर मीन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन एक्रोनिम से क्या होता है कि जब कभी हमें एग्जाम में याद करने की बारी आए तो एक्रोनिम से हम जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी जो है वो किस लिए है? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करने के लिए, और हमारे नेशन की, हमारे कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये रखने के लिए फ्रैटर्निटी है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब एकता और अखंडता हमारे भारत की बनी रहे, इसको अश्योर करती है हमारी फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी माने बंधुभाव। ओके। तो ये जो चीज़ें हैं प्रियम्बल में दी गई, इसके बेसिस पर स्टेट पीसीएस में या बहुत बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर एग्जांपल, जस्टिस किन तीनों स्पेयर्स में दिया जाता है? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स में। लिबर्टी हमें किस किस चीज़ की है? तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। स्टेट पीसीएस की एक कंबाइन एग्जाम होती है एमपीएससी की, जिसमें पीएस है, एसटीआई के लिए एग्जाम्स होती है। तो उसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आप इस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जो है, इनको सीरीज में लगाइए। मतलब पहले जस्टिस आता है, बाद में लिबर्टी आता है या फ्रैटर्निटी आता है, तो इनको एक सीरीज में लगाना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ओके। सो जो प्रीएम्बल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट। ओके। इसे ही भारत का संविधान की उद्देशिका कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रीएम्बल होता किस लिए है? अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो उसका एक प्रीफेस होता है, जिसमें पूरी बुक के बारे में बताया जाता है संक्षिप्त रूप में कि वो जो बुक है वो किस बारे में होती है। तो इसी प्रकार से प्रीएम्बल जो होता है ना, वो प्रीफेस होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसका प्रीफेस जो है वो हमारा प्रीएम्बल है। ओके। अब ये प्रीएम्बल जो है हमने बोरो कहाँ से किया? तो हमने अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने वर्ल्ड में सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट, मीन्स अमेरिका वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विथ अ प्रीएम्बल। उसमें सबसे पहले जो है वो प्रीएम्बल था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी प्रैक्टिस को हमने भी फॉलो किया और हमने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल का गठन किया। ओके। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि हमने पहले तो पूरा संविधान जो है वो ड्राफ्ट किया, मतलब हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी
जिसमें कि 6 मेंबर थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लिखा पहले तो, उसके बाद आफ्टर फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रीएम्बल ऐड हुआ। ओके, और प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी इंट्रो है या उसका प्रीफेस है वो प्रीएम्बल है हमारा। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज है। एन पालखीवाला जो प्रोमिनेंट थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है प्रीएम्बल। सो ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इनसे उठकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीचे दिए गए पर्यायों में से किसने कहा था। ओके, सो ये जो कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी ने कुछ टिप्पणी की है या कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पीसीएस की जो एग्जाम्स होती है उनकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ड्राफ्टेड बाय एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, और जो कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जनवरी 22, 1947 में। हमारा जो प्रीएम्बल है वो किस पर बेस्ड है, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जो कि उन्होंने मूव किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन्हें 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था, तो उस पर हमारा प्रीएम्बल बेस्ड है। ओके, देन प्रीएम्बल अमेंड भी हुआ है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी कब लगी थी, तो 1975 से लेकर 77 के बीच। ओके, 1975 से लेकर 1977 के बीच, जबकि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। और इस इंटरनल इमरजेंसी के दौरान एक एक्ट आया था 1976 का, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उस एक्ट के अंतर्गत हमारा प्रीएम्बल जो है वो अमेंड किया गया था, और उसमें 3 वर्ड ऐड किए थे जो कि थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब ये जो कीवर्ड्स है प्रीएम्बल में दिए हुए, इन सभी का हम अर्थ यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कीवर्ड है वो है सॉवरिन। अब सॉवरिन का अर्थ होता है कि जिसको पूरी की पूरी स्वायत्तता दी गई हो। ओके, स्वायत्तता मतलब वो फ्री है अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। ओके, सो इंडिया इज नेदर डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया जो है वो किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना ही किसी का डोमिनियन है। ओके, किसी अदर नेशन का ना ही डोमिनियन है, बट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, मतलब एक स्वायत्त स्टेट है जो अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है। 1947 से पहले इंडिया जो था वो डोमिनियन था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ओके, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे हमें जब 1947 में स्वातंत्र मिला, तो उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रख दी कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, मीन्स हमारा जो इंडिया है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, अब जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसी के साथ हमने कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ नेशन, इसकी भी मेंबरशिप एक्वायर की थी, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की भी मेंबरशिप एक्वायर की थी। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इनके मेंबर है तो इनके कुछ जो भी डिसीजंस है वो हम पर बाइंडिंग रहेगी, नहीं। ये हमारी जो सॉवरेनिटी है इसको अफेक्ट नहीं करता है। ये जो मेंबरशिप है ये हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। हमारा भारत जो है वो फ्री कंट्री है टू टेक इट्स ओन डिसीजंस। देन बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ द इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। अब सॉवरेन होने का मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी जो टेरिटरी वो फॉरेन नेशन को नहीं देगा, या फिर किसी फॉरेन टेरिटरी मतलब फॉरेन कंट्री की जो भी सीमा है वो खुद सीड नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। क्योंकि आर्टिकल जो है हमारा 3, आर्टिकल 2, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत कि भारत जो है वो अपनी कुछ लैंड्स जो है वो किसी और कंट्री को दे सकता है, या किसी और कंट्री की जो लैंड है वो एक्वायर भी कर सकता है। ओके, सो सॉवरेन का मतलब इस पर प्राबंध नहीं है कि लैंड जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता इंडिया। देन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जो है, अब देखिए सोशलिस्ट जो है ना, सोशलिज्म जो है वो 2 प्रकार का होता है।
एक तो वेस्टर्न जो सोशलिज्म है जिसे कम्युनिस्ट सोशलिज्म भी कहा जाता है, और एक सोशलिज्म होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इंडिया जो है ना, इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एंड नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। ओके, कांग्रेस पार्टी का जो आवड़ी सेशन था, इसमें ऑलरेडी उन्होंने बात रखी थी कि उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि वो इस्टेब्लिश करेंगे अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ओके, इंडिया में एक सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी, मतलब इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे, ये ऑलरेडी रिजोल्यूशन जो है वो आवड़ी सेशन जो था आईएनसी का, उसमें उन्होंने अडॉप्ट किया था। देन अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो holds faith in mixed economy where both public and private sectors coexist side by side, and इंडियन जो सोशलिज्म है ये दो सोशलिज्म का ब्लेंड है, एक तो मार्क्सिज्म और गांधीज्म। ये जो सोशलिज्म है, गांधीज्म की जो आइडियोलॉजी उनके मुताबिक जो सोशलिज्म है और मार्क्सिज्म जो का जो सोशलिज्म है, उनका ब्लेंड है, उनका मिक्स है। लेकिन ज्यादातर कहाँ पर लीन है, किसकी तरफ झुका हुआ है, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ। ओके, मतलब गांधी जी का देखिए डीपीएसपी में भी है कि जो गांव है उनका विकास होना चाहिए, कुटीर उद्योग जो होते हैं, ओके, उनका मतलब उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो ये जो जो भी विचार है वो गांधी जी के थे। तो इस वजह से हमारा जो सोशलिज्म का आइडिया है वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एम है कि वो पॉवर्टी को एंड करेगा, भुखमरी को एंड करेगा, देन इग्नोरेंस को एंड करेगा, डिजीजेस जो है उनको एंड करेगा, और जो अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज है, असमानताएं है अपॉर्चुनिटीज में, इसको भी हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो एंड करेगा। ये हमारे सोशलिज्म का एम होना चाहिए। देन सोशलिज्म, जैसे अभी हमने देखा कि सोशलिस्ट जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ही ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में। लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसे कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसने ये जो सोशलिस्ट आइडिया थी, हमारे सोशलिस्ट क्रेडेंशियल थे, उनको थोड़ा डाइल्यूट किया था। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच पॉलिसी डाइल्यूटेड द credentials of the socialist या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑफ इंडिया हैज बीन डाइल्यूटेड बाय विच पॉलिसी, तो वो है 1991 की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। ओके, देन द थर्ड जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो है सेक्युलर। सेक्युलर ये भी वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। जो सेक्युलर शब्द है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का। इसका मतलब होता है कि सभी जो रिलीजन्स है, ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, चाहे उनकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, चाहे वो 2% हो, 20% हो या फिर 80% हो, ओके, तो सभी जो धर्म है इन इंडिया हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। उनका स्टेटस जो है वो सेम रहेगा, उनको सेम सपोर्ट मिलेगा सेंटर की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है ऑफ इंडिया, कि हर एक रिलीजन को साथ में लेकर चलना है, सभी को सेम स्टेटस मिलना चाहिए और सेम सपोर्ट मिलना चाहिए स्टेट की तरफ से। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हैज बीन ऑलरेडी फॉलोइंग दिस नॉर्म्स। ये जो भी कंसेप्ट था ऑफ सेक्युलरिज्म, ये ऑलरेडी इम्प्लिसिटली कहा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, जो कि थे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जो प्रावधान थे। फॉर एग्जाम्पल, वो गारंटी कर रहे थे कि गारंटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे रिलीजन के प्रति जो भी हमारा फ्रीडम है, मतलब फॉर एग्जांपल हम उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। ओके, हम हमारे खुद के जो इंस्टीट्यूशंस है उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर माइनॉरिटी है तो वो खुद के इंस्टीट्यूशन चला सकता है। ओके, या कोई भी कम्युनिटी है तो खुद की जो स्क्रिप्ट है, खुद की जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए थे, फंडामेंटल राइट्स दिए थे, वो
आर्टिकल 25 से लेकर 28 में ऑलरेडी मेंशन थे, लेकिन फिर भी हमने एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन किया हमारे प्रीएम्बल में कि हमारा जो इंडियन स्टेट है, ओके, हमारा जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है, ओके। देन फोर्थ जो कीवर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का जो डॉक्ट्रिन है यह है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट इज अ पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है कि जो पावर है वो किस में रहेगी, पीपल में वेस्टेड रहेगी। जो पब्लिक है उसमें पावर है, ओके, पब्लिक से ही पावर आती है, पब्लिक से ही पावर इमिनेट होती है। तो सुप्रीम पावर शाल बी एक्सरसाइज बाय द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट या फिर होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का क्या अर्थ होता है, फॉर एग्जांपल जो स्विट्जरलैंड कंट्री है उसमें क्या होता है कि अगर सरकार अपने कर्तव्य सही से नहीं निभा रही है तो ये जो पीपल होते हैं, ओके, ये रेफरेंडम करवाते हैं या प्लेबिसाइट करवाते हैं, ओके, और इसके बेसिस पर इस सरकार को गिराया भी जा सकता है, ओके। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज द केस इन स्विट्जरलैंड, ओके। और इसे एक्सरसाइज करने के लिए 4 डिवाइसेस है, उन्हें कहा जाता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये जो पर्सन है, पीपल है, पब्लिक है, उनके पास डायरेक्टली ये अधिकार आ जाता है, डायरेक्ट उनकी सुप्रीम पावर वो एक्सरसाइज करते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं, ओके, अगर वो अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रही है। लेकिन वहीं पर हमारा जो इंडिया है उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये जो पब्लिक है, फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिक है और ये पब्लिक द्वारा नियुक्त जो भी पर्सन होगा, ओके, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। और गवर्नमेंट बनाने के बाद ये जो इलेक्टेड मेंबर है, ओके, पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स जाएंगे, सरकार बनाएंगे, और ये इलेक्टेड मेंबर जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सुप्रीम पावर यूज करेंगे, असर्शन करेंगे सुप्रीम पावर का, ओके, समझ आया। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक्स द लॉज, ओके। मतलब ये जो पीपल है, पब्लिक है, उनके द्वारा कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके, या फिर राज्यसभा में, ओके। तो ये जाकर सरकार बनाएंगे और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करेंगे, मतलब पावर इनके हाथ में। तो रियल पावर जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में है। इस वजह से इस पार्लियामेंट्री फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस वजह से इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक तो पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री जो है वो कहां पर है, विद इन आवर कंट्री इंडिया या फिर ब्रिटेन, ओके, इंडिया और ब्रिटेन में। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो कहां पर है, यूएसए में, ओके। तो ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसे कहा जाता है, तो यूएसए भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इंडिया भी है, बट इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। देन द फिफ्थ कीवर्ड इज रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, जस्ट मिनट। सो रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द जो स्टेट होगा इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ओके। एग्जांपल यूएसए या फिर इंडिया। मतलब रिपब्लिक में क्या होता है कि एक जो हेड होता है स्टेट का वो क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो पीएम होते हैं क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, नहीं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। बट यूएसए का जो हेड होते हैं जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ओके, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो पीएम जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं विद इन इंडिया। सो रिपब्लिक का अर्थ होता है कि हेड जो होगा ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन पीएम हमारे इंडिया के हेड नहीं होते, हमारे इंडिया के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, ओके। अब प्रेसिडेंट
दो हेड ऑफ द स्टेट है बट वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं हमारे पीएम। ओके, पीएम हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि पूरे जो फैसले होते हैं वो पीएम लेते हैं। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं। ओके, इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, बट ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जैसे कि मैंने कहा है कि इंडिया में जो हेड होते हैं स्टेट के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए। अब रिपब्लिक के और दो मायने होते हैं। फर्स्ट की वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल एंड नॉट इन द किंग। ओके, मतलब जो सॉवरेन पावर होती है, जो सुप्रीम पावर होती है वो पब्लिक के अंतर्गत होती है, ना कि किंग या क्वीन के अंतर्गत। जैसा कि मोनार्की में होता है, किंग या क्वीन जो होती है उनके पास सुप्रीम पावर होती है, जैसे कि ब्रिटेन में है। ओके, सेकंड क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल द पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई एक प्रिविलेज क्लास नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई अंबानी और अदानी जैसे लोग हैं, अगर ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि भाई इनके पास 10,000 सीआर से ज़्यादा संपत्ति है तो इन्हें ही हम पब्लिक ऑफिस का एक्सेस देंगे, तो ऐसा नहीं है। ओके, कोई भी एक स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं है, ना ही किसी कास्ट या रिलीजन या सेक्स की बेसिस पर ऐसा किया गया है कि उनके लिए एक्सेस होगा पब्लिक ऑफिस को, बल्कि किसी भी सामान्य नागरिक के लिए पूरे के पूरे जो हमारे पब्लिक ऑफिस है वो हमेशा खुले रहते हैं, वहां पर एक्सेस होता है किसी भी सिटीजन को। ओके, तो ये भी दो अर्थ होते हैं एक कंट्री रिपब्लिक होने के। फर्स्ट की सॉवरेन जो पावर होगी वो पब्लिक के अंतर्गत होगी, पीपल के अंतर्गत, और सभी जो ऑफिसेस है वो पब्लिक के लिए खुले होंगे, और किसी भी प्रिविलेज क्लास जो है उसका अब्सेंस होगा, मतलब वो प्रेजेंट नहीं रहेगी प्रिविलेज क्लास। 6 जो कीवर्ड है वो है जस्टिस। टर्म जस्टिस जो है इन प्रियम्बल एम्ब्रेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। अब 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में हमें जस्टिस दिया गया है, 3 अलग अलग स्पीयर्स में। तो फर्स्ट जो स्पीयर है वो है सोशल, सेकंड जो है वो है इकोनॉमिक एंड थर्ड है पॉलिटिकल। तीनों स्पीयर्स में हमें जस्टिस दिया गया है। सोशल मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। मतलब किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इसके बेसिस पर आपको सोशली डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ओके, आप सभी को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगी, फेयर सोशल स्टेटस मिलेगा। और अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, जैसे रिपब्लिक में प्रिविलेज क्लास का अब्सेंस होता है, उसी तरह से सोशल जो जस्टिस दिया है हमें वहां पर प्रिविलेज क्लास का अब्सेंस होगा। पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोई सोशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ओके, या फिर सोशली उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। देन इकोनॉमिक जो जस्टिस है उसका अर्थ है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे कि मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल इनके पास 10,000 सीआर से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, या और दूसरा जो सेक्शन है उसके पास 100 सीआर प्रॉपर्टीज है, तो इन दोनों को ही आप प्रिविलेज नहीं दे सकते हो। कोई भी सिटीजन चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इनके बीच में जो है वो भेदभाव नहीं रहेगा। स्टेट इनके बीच में भेदभाव नहीं करेगा, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा। इकोनॉमिक चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, सभी अपॉर्चुनिटीज में उनको इक्वल चांस मिलेगा। देन एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो इकोनॉमिक जस्टिस का अर्थ है कि स्टेट क्या करेगा कि जो वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी, इनके बीच में जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानताएं हैं, उनको इलिमिनेट करने का काम करेगा। देन पॉलिटिकल जस्टिस का अर्थ है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। तो देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस का अर्थ होता है कि सभी को अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सभी को वोट करने का राइट होना चाहिए, सभी को, सभी जो पॉलिटिकल ऑफिस है उनका एक्सेस होना चाहिए, और गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी वर्गों का। ओके, तो ये जो है वो होता है पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये जो आइडियाज है या फिर ये जो आइडियल्स है जस्टिस के,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो आइडियल है ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं? तो रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से हमने ये आइडियल्स बोरो किए हैं। जस्टिस इन 3 स्फीयर्स शेप सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड इनको हमने बोरो किया था रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 से। 7 जो कीवर्ड है वो है लिबर्टी। लिबर्टी हमने अभी प्रियम्बल जो पढ़ा था उसमें देखा था कि टेब फॉ, उसका एक्रोनिम होता है TEBFANW। टेब फॉ मीन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी मीन्स द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की कुछ भी जो एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर कोई भी प्राबंध ना लगाना, मतलब उसको खुली छूट मिलती है, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। उनका सर्वांगीण विकास हो सके और उनके कोई भी जो डिसीजंस है उस पर प्रतिबंध ना लगे, ये लिबर्टी का अर्थ होता है। तो स्टेट का ये कर्तव्य होता है, और डीपीएस में भी ये दिया है कि इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट के लिए स्टेट को वर्क करना चाहिए। द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, तो हमें जो लिबर्टी है वो है थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की। ये जो आइडियल्स है ऑफ लिबर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जस्टिस के आइडियल्स थे वो हमने रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिए थे। उसी प्रकार जो लिबर्टी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों चीजें थी वो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली थी। ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 वर्ड थे जिसे हम लीफ भी कहते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो आखिरी का एफ है स्टैंड्स फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये आइडियल्स हमने लिए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो हुआ था 1789 से लेकर 1799 के बीच में। देखिए दोस्तों, ये जो हमने कहाँ से क्या बोरो किया है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे डायरेक्टली एमसीक्यूज उठ कर आते हैं। सो जो ये आइडियल्स है ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ से बोरो किए। जो जस्टिस है इन 3 स्फीयर्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, ओके, ऑफ 1917। एंड जो लीफ है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आइडियल्स हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं जो कि हुआ था 1789 से लेकर 1799 के बीच में। अब इन ब्रीफ, द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट तो नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। इसका अर्थ क्या होता है कि आपको लाइसेंस नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, आप इंजॉय तो करोगे लिबर्टी को लेकिन विद इन लिमिटेशंस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही मेंशन किए हैं। ओके, कि आपको किसी भी पर्सन को ये लाइसेंस तो नहीं है कि वो चाहे जो भी करेगा, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सो आप आपकी लिबर्टी तो एंजॉय कर सकते हो लेकिन किसी और को दिक्कत ना हो इस तरीके से। ओके, इसलिए संविधान ने उस पर लिमिटेशंस भी रखे हैं। देन इक्वालिटी, द नेक्स्ट कीवर्ड इज इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है कि सभी धर्म, सभी लोग, सभी जातियां समान है। ओके, किसी भी प्रिविलेज क्लास का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, प्रिविलेज क्लास का अब्सेंस होगा। ओके, to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without discrimination। तो इस सभी वर्गों को एक समान अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इनका किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही कास्ट के बेसिस पर, सेक्स, रिलीजन, रेस, क्रीड, किसी के बेसिस पर, ना ही कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास मतलब पॉवर्टी या फिर इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पर भी इनका जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जाएगी, इसका अर्थ होता है इक्वालिटी। देन द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजन्स इन इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी हमें संविधान प्रदान करता है। अब यही जो इक्वालिटी है ना वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल जो 14 है हमारा, वो देता है हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, लॉ के अंतर्गत सभी लोग समान है। Prohibition of discrimination on the basis of on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, इसके बेसिस पर हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये हमें आर्टिकल 15 बताता है।
आर्टिकल 16 देता है हमें कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, मीन्स छुआछूत जो होती है उसका एबोलिशन हो जाए। ओके। देन आर्टिकल 18 क्या कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले सर वगैरह जो टाइटल्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी इंडियंस को, तो उन सभी टाइटल्स को एबोलिश करने का जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 18 देता है। लेकिन इस आर्टिकल के अंतर्गत फॉर एग्जांपल डॉक्टर या फिर जो फिलोसोफर होते हैं, डॉक्टर होते हैं या फिर प्रोफेसर होते हैं, ये जो टाइटल्स है वो एकेडमिक टाइटल्स है। ओके, तो ये इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आते। आप अगर एमबीबीएस हो चुके हो तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, आप प्रोफेसर लगा सकते हो, क्योंकि वो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है। सो दीज आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 18। दो प्रोविजंस और दिए हैं इन फंडामेंटल राइट्स के अलावा, तो दिए हैं आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 के बीच में। अब आर्टिकल 325 क्या कहता है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ओके, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इसके बेसिस पर आपको स्टेट ये नहीं कह सकता कि आप इनएलिजिबल हो इलेक्टोरल रोल्स में नाम दर्ज करने के लिए। मतलब आपके पास वोटिंग राइट्स है, तो ये आर्टिकल 325 देता है आपको वोटिंग राइट्स, कि आपको वोटिंग राइट्स के लिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। देन आर्टिकल 326 क्या कहता है कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज के बेसिस पर ही इलेक्शंस जो होंगे फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वो होंगे। अडल्ट सफरेज मीन्स व्हाट, कि 18 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप अगर 18 ईयर्स से ऊपर हो, 18 एंड 18 अबो, तो आप वोटिंग करने के लिए काबिल हो। ओके, तो ये राइट जो है वो हमें आर्टिकल 326 देता है। और आर्टिकल 325 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ के बेसिस पर हमें कोई भी वोटिंग जो हमारा इलेक्टोरल रोल होता है, मतलब यादी होती है, ओके, उसमें हमारा नाम आना चाहिए, ये आर्टिकल 325 कहता है। अगर कोई हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपके रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पर, तो आप उसके बदले में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि ये राइट हमें आर्टिकल 325 देता है। ओके, देन नेक्स्ट कीवर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, बंधुभाव। ओके, भाईचारा या बंधुभाव। देन सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ओके, ब्रदरहुड का जो सेंस होता है वो अश्योर करती है फ्रेटर्निटी। अब ये दो चीजों से अश्योर होता है। क्या? एक तो द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी का सम्मान रखना। ओके, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब भारत की एकता और अखंडता का भी सम्मान रखना, ये भी ब्रदरहुड का एक सेंस है और ब्रदरहुड इसे भी अश्योर करता है। ओके, लेकिन ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है इसे ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंतर्गत in our preamble. Okay, the constitution promotes this feeling of fraternity by the system of single citizenship. अब फ्रैटर्निटी जो है इस फीलिंग को प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, हमें एक सिंगल सिटीजनशिप देकर। ओके, पूरे भारत में हमारी एक ही सिंगल सिटीजनशिप होती है, अनलाइक यूएसए। यूएसए में दो प्रकार की सिटीजनशिप होती है, एक तो उनके स्टेट की और एक यूनाइटेड स्टेट की। ओके, देन द फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इन आर्टिकल 51A वो कहती है कि it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst the people of India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversity. मतलब चाहे हमारी रिलीजियस डाइवर्टीज हो, रीजनल डाइवर्टीज हो या फिर सेक्शनल डाइवर्टीज हो या लिंग्विस्टिक डाइवर्टीज हो। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर भी हम डाइवर्स है, रिलीजियस भी हम डाइवर्स है रिलीजन के आधार पर भी, फिर भी हमें एक कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। ओके, भाईचारे को प्रमोट करना है और शांति को प्रमोट करना है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, देन के मुंशी जो थे एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट। मतलब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमारी मटेरियल बेटरमेंट, मतलब मटेरियल बेटरमेंट का अर्थ क्या होता है कि जो मटेरियल थिंग्स है, ओके, जैसे
फॉर एग्जाम्पल कार हो गई, बाइक हो गई, ओके, ये सब क्या है, ये मटेरियल है, मटेरियल बेटरमेंट से। तो इस मटेरियल बेटरमेंट को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर नहीं करता, बल्कि मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करता है, बट दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सैक्रेड। हर एक जो आदमी है उसकी पर्सनैलिटी को भी महत्व देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देन अब ये देखिए नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब तक जो हमने देखा वो इस स्लाइड में देखेंगे कि इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो कैसा है, कि वो सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। सॉवरिन मतलब किसी भी के ऊपर, किसी और नेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सोशलिस्ट है, ओके, हमारा सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देन सेक्युलर कंट्री है हमारा, हर एक जो भी धर्म है उनको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, ओके। हमारा जो संविधान है वो हमें एज अ रिपब्लिक नेशन प्रमोट करता है। रिपब्लिक मीन्स हमारा जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, ओके। डेमोक्रेसी मतलब हमारी जो पावर है इंडियन डेमोक्रेसी में वो पीपल के अंतर्गत है, मतलब पब्लिक में है, ओके, पब्लिक में वेस्टेड है। सॉवरिन पावर जो है वो पब्लिक में होती है, ओके। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेसी है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, ओके। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि रियल जो पावर है वो हमारे द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके हाथ में होती है। देन अब देखिए जो एस्पायर रिलेटेड टू द एस्पिरेशन फॉर द सिटीजन। अब सिटीजन्स के लिए क्या दिया है हमारे संविधान ने? तो जस्टिस दिया है तीनों स्पेयर्स में, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी दी है हमें थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की एंड फेथ की एंड वर्शिप की। इक्वलिटी किस पेयर में दी है? तो स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, दोनों की हमें इक्वलिटी दी है, कि हमारा जो स्टेटस है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस भी हमारा स्टेट जो है मेंटेन करेगा और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और फ्रैटर्निटी जो है, बंधुभाव मेंटेन करना, तो रेफर्स टू द ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड। इसके लिए हमें एक सिंगल सिटीजनशिप प्रदान की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब ये बात उठी थी कि क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर भी कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है कि नीचे दिए गए जो भी केसेस है उसके बेसिस पर बताइए कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस केस ने प्रियम्बल को अपलिफ्ट किया था एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो फर्स्ट जो केस था बेरूबरी यूनियन केस 1960 का, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रियम्बल को नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था, कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ओके। लेकिन जो केबीसी केस है, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, 24 अप्रैल 1973, सचिन तेंदुलकर जी का बर्थ डेट, ओके। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने वाले लेक्चर्स में ये डेट आपको नजर आएगी। केशवानंद भारती केस जो था 1973 का, उसने प्रियम्बल को हेल्ड किया था एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो दो केसेस थी, एक तो केबीसी केशवानंद भारती केस और एलआईसी ऑफ इंडिया केस। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी क्या स्टेटस है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सभी पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी के तहत हमारे प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूट किया था, लिखा था। बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, जब पूरा संविधान बन चुका था तो उसके बाद हमारे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इनेक्ट किया था। और द प्रियम्बल इज नेदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ओके। तो जो प्रियम्बल है वो सोर्स नहीं है पावर का लेजिस्लेचर के लिए, ओके, और ना ही उनके पावर के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। देन इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। जैसा कि डीपीएसपीज होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, ओके। ड्यूटीज भी जो है हमारी फंडामेंटल, वो भी नॉन जस्टिशिएबल नेचर है। सेम उसी प्रकार जो प्रियम्बल है हमारा, वो भी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट के अंदर इनके प्रोविजंस को आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर आप दाद नहीं मांग सकते हो, ओके। तो प्रियम्बल जो है वो क्या वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो हाँ, लेकिन वो लेजिस्लेचर को ना ही पावर देता है ना ही उनके ऊपर प्रतिबंध लगाता है।
तो 3 केसेस हमने देखी। एक तो बेरीबोरी यूनियन केस जो था 1960 का, उसके अंतर्गत कहा गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट केबीसी केस 1973 का और एलआईसी केस, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 का, उन दोनों केसेस में प्रीएम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ओके, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेंड होता है उसी प्रकार से आप प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हो? तो हाँ, क्योंकि 1976 में जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत 3 वर्ड जो है सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, SSI, इनको ऐड किया गया था। तो इसमें से सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को प्रीएम्बल में ही ऐड किया गया था। ओके, सो प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, यस, subject to the condition that no amendment is done to the basic features of the the fundamental features of the constitution as contained in the constitution। तो ये कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए। ओके, फंडामेंटल राइट्स हो गए, या भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है। ओके, तो आप कल को उठकर ये नहीं कह सकते हो कि चलो मैं डेमोक्रेसी छोड़ देता हूँ और इसको मोनार्की कर देंगे। ओके, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसका बेसिक फीचर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, सो प्रीएम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो आर्टिकल 368 के अंतर्गत कोई अमेंडमेंट करके। ओके, और ओनली वंस जो है 1976 में प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था, जिससे वो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड ऐड हो चुके थे प्रीएम्बल में। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आपको शायद आवाज में थोड़ी दिक्कत हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो कि किस बेसिस पर मैं अपने आप को सुधारूं। ओके, और अगर आपको ये स्लाइड के स्वरूप में लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर पॉलिटी की बुक्स उसके थ्रू उसको थॉरोली स्टडी करके और उसको रिप्रेजेंट करके अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। ट्राई करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूं। और आने वाले समय में हम स्पेक्ट्रम की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। सो बने रहिए प्रीलिम्स व्यूअर के साथ। थैंक्स अ लॉट।